आप सुन रहे हैं विविध भारती आज के मेहमान। श्रोताओं नमस्कार। आज के मेहमान कार्यक्रम में आज आपसे रूबरू होंगे अभिनेता आदि ईरानी। इनसे बातचीत की है संगीता श्रीवास्तव ने। यह है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। श्रोताओ, आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं सिने जगत के जाने माने अभिनेता आदि ईरानी। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया है। आदि जी, गुजराती फिल्मों में आपने काम किया है काफी। जी जी बिल्कुल। गुजराती फिल्मों से कितनी आपको मदद मिल पाई एक्टिंग में? मैं ये कहूँगा कि गुजराती फिल्मों से ही मुझे काफ़ी मदद मिली है। जो मैं एज एन एक्टर खुला हूँ बिकॉज ऑफ गुजराती फिल्में। एज एन एक्टर मैं बहुत नर्वस आदमी था बिकॉज मैं एक्टिंग करना नहीं चाहता था। थोड़ा बहुत काम मुझे एक फिल्म में मिला था पहली बार, वो जो मैंने बताया था ना आपको, अपना कृष्णा फिल्म के बाद की बात कर रहा हूँ। मुझे गुजराती फिल्मों में मिला काम, छोटा सा कैरेक्टर पुलिस इंस्पेक्टर का, जैसे आजकल करते ना, खबरदार यू आर अंडर अरेस्ट, ऐसे टाइप का एक कैरेक्टर था जो मैंने किया था अपने खुद की भाई की फिल्म में। उसके बाद एक बड़ी फिल्म बन रही थी, मेरी सिस्टर की ही फिल्म, अरुणा जी की फिल्म बन रही थी, तो उसमें बहुत ही अच्छा कैरेक्टर, दीवार फिल्म आई थी ना अमित जी और शशि जी वाली जी। तो उस फिल्म को गुजराती में बना रहे थे राइट्स लेकर के। अरुणा जी अमित जी वाला कैरेक्टर कर रही थी और शशि जी वाला कैरेक्टर जो था, इस फिल्म में डायरेक्टर को पहला ब्रेक मिल रहा था, तालुकदार उनका नाम है। तो वो डायरेक्टर ने बोला अरुणा जी को कि मेरे को आदि चाहिए। तो अरुणा जी ने बोला कि क्या बात कर रहे हैं आदि, यार ये रोल कितना मतलब इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, तेरे को मालूम है? बोले मेरी फिल्म में मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मुझे मालूम है बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। नहीं, अरुणा जी ने मना किया, बोले नहीं कर पाएगा यार, इसके बस की बात नहीं है, तूने देखा ना कैसी एक्टिंग करता है। तो डायरेक्टर ने बोला कि नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस है कि कर पाएगा। तो अरुणा जी ने बोला कि मेरे को विश्वास नहीं है, लेकिन तू देख ले, तू डायरेक्टर है, तेरा पहला ब्रेक है, तेरे ऊपर सब है, तू कैसे करवाएगा, तू जा देख ले, मुझे कोई ऐसा ऑडिशन दे इसका, दिलवा कैसे करता है बता। तो डायरेक्टर ने मुझे तैयार किया, तैयार करके सामने अरुणा जी के लेके गया और मैंने ऑडिशन किया। पहली बार लाइफ में अरुणा जी के सामने मैं ऑडिशन दे रहा हूँ। आप सोचिए मेरा क्या हाल हुआ होगा। इतनी मंझी हुई कलाकार, खुद इंडस्ट्री में मतलब इतना बड़ा नाम उनका, ये सब, और उनका भाई, मैं उनको माँ जैसा मानता हूँ, उनके सामने परफॉर्म करना, मतलब मेरा क्या हाल हुआ होगा आप सोचिए। लेकिन किसी तरह मैंने उस वक्त परफॉर्म किया। तब अरुणा जी ने बोला कि नहीं ये कर जाएगा, इसको दो वो रोल। फिर वो रोल मैंने किया। तो ऐसे रोल मुझे वहाँ पर गुजराती फिल्म में मिलना शुरू हुए। उसके बाद में दूसरी फिल्म, तीसरी फिल्म, चौथी फिल्म, अलग अलग फिल्मों में मैंने काम किया। सेकंड हीरोज़ के रोल किए, हीरोज़ के रोल किए। ऐसे करते 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 वहाँ पे मुझे ना, एक क्या होता है कि एक्टिंग इज़ नथिंग बट वर्कशॉप। उस ज़माने में वर्कशॉप नहीं होती थी, बट ये जो हम अलग अलग रोल, जो किरदार हम लोग फिल्मों में करते थे ना, वो हमारी वर्कशॉप थी। उससे हमको डायरेक्टर्स सिखाते थे। डायरेक्टर्स काफ़ी चैलेंज लेते थे उस ज़माने में, यार इस एक्टर से मैं काम करवाऊंगा। आज के ज़माने में कोई चैलेंज नहीं लेता, आज का ज़माना ख़त्म ही हो गया, मामला गड़बड़ है। उस ज़माने में चैलेंजिंग डायरेक्टर्स हुआ करते थे, प्रोड्यूसर्स हुआ करते थे, एक्टर्स हुआ करते थे, सब हुआ करते थे। तो इस तरह से चैलेंज लेकर के डायरेक्टर ने मुझे तैयार, मतलब अलग अलग डायरेक्टर ने अलग अलग रोल में मुझे तैयार किया। तो वो जो अलग अलग किरदार मैंने किए, उसके अंदर मुझे जो प्रैक्टिस मिली, उससे मुझे बड़ी हेल्प मिली मुझे यहाँ पे हिंदी फिल्मों में। तो मतलब उससे डेफिनेटली आई कुड डू सम रियल गुड रोल्स हियर आल्सो। जी, थिएटर्स आपने किए, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। हाँ मैंने किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर दी थी मैंने। मैंने थिएटर में मतलब राजस्थानी प्लेस किए थे। एक ब्याड़ा बिंद कुमारा डोले, जिसमें मैंने हीरो का रोल किया था। और उससे पहले एक प्ले था जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं है, पटरानी ऐसा कुछ नाम था। तो छोटा सा कैरेक्टर था उसके अंदर, लेकिन राजा का रोल था। और अभी भी मुझे उसका डायलॉग याद है, बोलूं? जी। कौन है सो जो अंबा माई के दरबार में पोंगड़ गढ़ी तलवार में आंसू बाहर निकलवाना चाहे, की के सर पर भूत सवार है जो पोंगड़ी तलवार धारसू नाशनो चाहे। बीने पता को नहीं कि कौन राजकुमार यहाँ पे आया है पूजा करने के लिए, ऐसा ये डायलॉग था उस वक्त। तो वो आज भी मुझे याद है, इतना रट्टा मैंने मारा था उस वक्त। तो वो मैंने प्ले किया था। उसके बाद में डायरेक्टर को कॉन्फिडेंस आया, तो उसने मुझे ब्याड़ा बिंद कुमारा डोले एक प्ले था, उसके अंदर हीरो में ले लिया। हीरो में किया मैंने, 2-3 शोज हुए, बड़े अच्छे शोज हुए, बड़ा मजा आया। काम करते करते कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और ओवर कॉन्फिडेंस में जाता है तो गड़बड़ हो ही जाती है। वो हुआ मेरे साथ। मैं करते 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 ऑडियंस के साथ मैंने प्ले करना चालू किया। उसमें एक ऑडियंस में से आदमी मुझे देख रहा था, देखते देखते ऐसे ऐसे उसने किया, तो उसकी एक्सप्रेशन को देख करके ना डायलॉग भूल गया। कम से कम 10 से 15 सेकंड के लिए सन्नाटा था, क्योंकि मेरे को डायलॉग आगे का याद नहीं आ रहा था। मेरी को एक्ट्रेस जो थी वो मेरे को क्यू पे क्यू दिए जा रही कि बोल भाई बोल, बोल भाई बोल। वो जो क्यू दे रही थी उसके बाद के डायलॉग को छोड़ करके 10वें डायलॉग पे मैं सीधा जंप मार गया। सीधा 10वां डायलॉग मैंने दे दिया और उसने क्यू को पकड़ लिया, उस 10वें डायलॉग के क्यू को उस लड़की ने पकड़ लिया, मतलब उस प्ले को आगे बढ़ाया। वरना आप सोचिए मेरा क्या हाल होगा। तो उस व्यक्ति के चेहरे में ऐसा क्या था जो आप डायलॉग भूल जा रहे हैं? पता नहीं, वो उसने बैठ करके ऐसे देख करके मुझे ऐसे करके जो वाह क्या काम कर रहा है, जो उसने रिएक्शन दिया ना,
उस रिएक्शन में मैं खो गया, और खो गया तो डायलॉग भूल गया। उस रिएक्शन में मैं भी खो गई हूँ सर। अब बढ़ते हैं फिल्म बेटा की तरफ, 1992 की ब्लॉकबस्टर फिल्म। तो इस फिल्म में आपने किरदार अदा किया अरुणा जी के बेटे का। अरुणा जी का एक्चुअल बेटा मैं था उसमें। इंद्र कुमार जी की ये फिल्म थी, काफी बड़ी फिल्म थी। और इस फिल्म में आपका जो किरदार था, इस किरदार को किस तरह से आपने देखा? और फिल्म में आपका एक बहुत बड़ा सा रोल है, लंबा रोल जो चलता है जी, ये भी एक नेगेटिव रोल था जी। लेकिन क्या वजह रही कि आदि जी इस फिल्म में भी छा गए? देखो, कभी भी एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अच्छा परफॉर्म हर एक्टर करता है। जो अच्छा एक्टर होता है ना, अच्छा परफॉर्मेंस हर एक्टर देता है, हर एक्टर। लेकिन छाता तभी है जब फिल्म चलती है। फिल्म ना चले तो उसके कैरेक्टर को कोई याद भी नहीं करता, बिकॉज देखा ही नहीं लोगों ने, है ना। तो ये फिल्म सुपर डुपर हिट थी, इसकी वजह से मेरा जो अच्छा परफॉर्मेंस था वो उसमें दिखा। दिल फिल्म में जितना भी मैंने किया था, जितना भी कैरेक्टर था मेरा, वो उसमें लोगों ने सराहा, इसलिए क्योंकि फिल्म चली, लोगों ने बड़ी मात्रा में लोगों ने देखा उस फिल्म को। तो वो जितने लोग देखेंगे उतने लोग सराहेंगे, जितना सराहेंगे उतना हमारा काम दिखेगा। वो वाली बात है कि एक शादीशुदा अरुणा ईरानी जी का शादीशुदा बेटा है, और बेटे की एक ही इच्छा ये है कि उसको ये जो जायदाद है अनिल कपूर की, वो उसको चाहिए। वो भी इसलिए क्योंकि मामा का कैरेक्टर अनुपम खेर जी ने प्ले किया था। अनुपम खेर जी जो है वो मतलब बेटे को भी चढ़ाते हैं, बहन को भी चढ़ाते हैं कि इसका जायदाद हड़प कर लो, इसकी जायदाद हड़प कर लो, जायदाद हड़प कर लो। और माँ और बेटे दोनों की यही ख्वाहिश होती है कि इसकी जायदाद हड़प करें अनिल कपूर की। लेकिन अनिल कपूर का कैरेक्टर इतना स्ट्रांग, वो बोलते हैं ना कि अपने तरफ से इंसान अच्छा ही करता रहे, चाहे जितने बुरे लोग होंगे, बुरा काम करेंगे आपके साथ में, बुरा बर्ताव भी करेंगे, लेकिन आप सिर्फ अच्छा करोगे तो उसे मजबूर होना पड़ेगा आपके साथ में अच्छा होने के लिए। वो वाली बात इस फिल्म में भी थी, इफ यू रियलाइज इन बेटा। तो अरुणा जी का कैरेक्टर इतना बुरा कैरेक्टर होता है, लेकिन अनिल कपूर जहर खाकर भी माँ को बचाता है, मरने के बाद भी, मरते हुए जिंदा होकर के माँ को बचाता है। वो जो था ना, वो था इसके अंदर। लेकिन मेरा कैरेक्टर इसमें ये था कि यार जायदाद आती हुई हाथ में मेरी माँ जो है जाने देना चाह रही है। उसको बोलते नहीं बस हो गया तेरे, अब मेरे को जायदाद चाहिए, तू लिख, वो मेरे को चाहिए, मुझे जायदाद चाहिए। वो बोलती कि नहीं, अब तो ये जायदाद उसकी है, उसके पास ही रहेगी, उसने मेरे नाम पे की है, लेकिन ये मैं उसको दूंगी, मैं तेरे को नहीं दूंगी। और मारता है अरुणा जी को, बोले नहीं चाहिए, मुझे चाहिए चाहिए। वैसे टाइम पर आकर के अनिल कपूर बचाता है। तो इसमें एक अलग ये था कि मुझे जायदाद की लालच थी, मुझे जायदाद चाहिए। स्वर्ग यहाँ नर्क यहाँ में अलग कैरेक्टर था, नेगेटिव होते हुए भी इसमें एक अलग कैरेक्टर था। दिल में एक अलग नेगेटिव कैरेक्टर था। जो दिल में मेरा क्या था बताइए, नेगेटिव के हिसाब से मैंने कुछ नहीं किया गलत काम जी। सिर्फ यही चाहा मैंने कि मेरी माधुरी दीक्षित से शादी हो जाए। वो शादी नहीं हो रही मेरी, जस्ट बिकॉज वो चाहती किसी और को है, तो वो अपनी जगह पे सही थी। तो नेगेटिव कैरेक्टर्स मेरे जो थे वो नेगेटिव मतलब विलन नहीं थे। आपने सही वर्ड यूज किया, नेगेटिव कैरेक्टर, विलन नहीं। नेगेटिव कैरेक्टर्स मैंने हमेशा किए हैं। तो वो नेगेटिव कैरेक्टर्स करने में मुझे जो शेड्स मिलते हैं ना, बड़ा मजा आता है। बेटा में भी आप देखें तो एक पॉइंट पे उसको रियलाइज तो हो ही जाता है, जब लास्ट में दिखाया है कि वो साथ में खड़ा है, अनिल कपूर छोड़ के जा रहा है, तो वो नेगेटिव मतलब सुधर तो गया ही है, वो वाली बात। ये रोल किस तरह से आपको ऑफर हुआ था? घर की मुर्गी और दाल बराबर। अगेन इसके बारे में, इसमें मेरे बारे में सोचा नहीं गया था, लेकिन मेरे आगे भी ऐसी कहानी एक और है जो बताऊंगा, सेम सिमिलर, घर की ही फिल्म में। और हर बार मुझे अपने ही घर में प्रूव करना पड़ता है कि भैया मुझे ले लो, मैं अच्छा एक्टर हूँ। मैं ये बोलूँगा कि राइटर्स ने कहा कि यार राधी को ले लेते हैं, बाहर वालों किसी को क्यों लेते हो यार, राधी को ले लो। तो इंदू जी ने बोला कि हाँ यार राधी तो है घर में, क्यों मेरे माइंड से बार बार निकल जाता है। तो फिर उन्होंने राइटर्स के हिसाब से, मेरे अंकल जो इंदू जी के साथ में जुड़े हुए थे, फिर ये रोल मुझे मिला। हर इंसान में एक्टर होता है, चाहे आप हैं, चाहे वो जो वहाँ पे मैडम रिकॉर्डिंग कर रही हैं वो हैं, उनको मैं कितना भी बोलूँ वो ना बोलेंगी कि मैं नहीं एक्टिंग कर सकती। लेकिन जब मैंने उनसे हाँ बुलवाया कि आप एक्टिंग कर लो, तो अगर उन्होंने हाँ बोल दिया ना, तो मैं दावे के साथ में बोलता हूँ उनसे मैं एक्टिंग करवा लूंगा। एक्टिंग कैसे निकलवाना वो डायरेक्टर का काम होता है, तो ये काम डायरेक्टर का होता है। डायरेक्टर ने बड़े प्यार से, बड़े मजे से मेरे अंदर से काम निकाला है। इंदू जी इज एक्सीलेंट डायरेक्टर, और उन्होंने किस तरह से मेरे काम निकाला है। हालांकि ऑफकोर्स मेरी मेहनत भी रही है इसमें, ऐसी बात नहीं है, मेहनत मैंने भी बहुत की है। लेकिन क्या होता है ना कि हम जब कोई चीज़ करते हैं तो हमको ये लगता है कि हम तो अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट पर कट कर लिया जाता है, बोलता है कि नहीं आप ये नहीं है, थोड़ा सा ऐसा लीजिए ना, थोड़ा अच्छा रहेगा। तो वो हमारे डायरेक्टर होते हैं, हमारे जो प्रोग्रामर होते हैं, वो लोग बोलते हैं ना, तो सामने वाला जब तक हमको बताएगा नहीं कि हम क्या गलत कर रहे हैं, तब तक हम अच्छा उसको नहीं कर पाएंगे, हमें तो अच्छा ही लगेगा। इसलिए डायरेक्टर का महत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमसे काम निकाले, हमसे अच्छा परफॉर्मेंस करवाए। हम तो करते ही अच्छा परफॉर्मेंस। जी। फिल्म बेटा में मुश्किल आपको सबसे ज़्यादा किस शॉट में आई?
अरुणा जी के साथ में जो शॉट था जहाँ पे मुझे अरुणा जी को मारना है, जी। फायदा क्या था कि अरुणा जी इतनी माइंड ब्लोइंग एक्ट्रेस हैं, कैसे रिएक्शन लेना, अपने आप को कैसे बचाना वो उनको आता है। भूल से कहीं अगर जो मेरे हाथ से लग भी जाए ना तो वो अपने आप को बचा लेती हैं, ऐसा उस लेवल का उनका परफॉर्मेंस है। एंड फॉर्चुनेटली क्योंकि मैं काफ़ी सारी फिल्में कर चुका था, मार्शल आर्ट्स भी सीख चुका हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे किस एंगल में हाथ ले जाना है जिससे हाथ ना लगे। एक्शन रिएक्शन करते हुए हम लोगों ने वो शॉट किया, बहुत कमाल का हो गया। शॉट होने के बाद में मुझे इतनी मतलब अंदर से शांति हुई कि हाश भगवान ने बचा लिया मुझे, शॉट हो गया भाई, शॉट हो गया। तो अरुणा जी बोले क्या हुआ तेरे को? मतलब नहीं कुछ नहीं, अंदर से ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी जंग जीती है मैंने। क्यों? मतलब अरुणा जी आपको मेरे को मारना था, आपको मैं कैसे मार सकता हूँ आप सोचो। अरे पर एक्टिंग है ना ये तो। मतलब एक्टिंग है बराबर है, लेकिन ये मुश्किल वाली एक्टिंग है, ये एक्टिंग नहीं है। वो सीन मेरे लिए बहुत ही मुश्किल सीन था। बेटा फिल्म का एक गाना आपकी पसंद का कोई? कोयल सी तेरी बोली। आदि जी, 1993 में एक और आपकी फिल्म आती है, बहुत अच्छी फिल्म, करिश्मा कपूर जी थी जी, इसमें, जी, जी, और साउथ के एक एक्टर थे वेंकटेश जी, और करिश्मा जी थी। गुलशन ग्रोवर एक बार फिर आपके साथ नजर आए। जी। कमाल की बात ये थी कि वही गुलशन ग्रोवर जिसके साथ में मैंने स्वर्ग यहाँ नर्क यहाँ में बेटे का रोल किया था और उन्होंने मेरे फादर का रोल किया था, उसी गुलशन ग्रोवर ने मेरे यंगर ब्रदर का रोल किया इस फिल्म में। आप सोचिए फिल्म ने हमसे क्या क्या करवाती है। किस तरह से आपने मतलब इस फिल्म में इस रोल को अदा किया? क्योंकि एक तरफ तो गुलशन ग्रोवर जी, एक तरफ सुरेश ओबेरॉय जी, एक तरफ आपका मछली भैया का कैरेक्टर, जी। तो इसमें भी हम एक बार ये देखते हैं कि ये थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ जाता है गुलशन ग्रोवर जी को जितना दिखाया गया है। जी, ऐसा है कि प्रोड्यूसर ने बेटा फिल्म देखी हुई थी और अनाड़ी फिल्म बना रहे थे, उनको चाहिए था कोई ऐसा कैरेक्टर कि 3 भाइयों में एक कैरेक्टर चाहिए था। सुरेश ओबेरॉय को उन्होंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया था और 2 भाई की ज़रूरत थी। तो इंदू जी को प्रोड्यूसर ने फ़ोन किया। प्रोड्यूसर थे डी रामा नायडू, उनका बेटा हीरो था वेंकटेश, लॉन्च करना चाहते थे हिंदी में उसको। तो इंदू जी को फ़ोन किया कि यार मेरे दिमाग में वो कैरेक्टर आपकी बेटा फिल्म में जो अरुणा जी के बेटे का रोल किया वो कौन है? तो वो इंदू जी ने बोला कि मेरा भाई है, उनको मेरे यहाँ पे भेजिए, वो आए हुए थे मुंबई स्कूल में ठहरे हुए थे, तो आप उनको भेजो, तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मेरी फिल्म में कैरेक्टर है। तो मैं मिलने गया, तो मिल करके उन्होंने मुझे बताया कि देखो ऐसा ऐसा कैरेक्टर है, ये है, ये है, ये है। सारे डायलॉग्स इसके अंदर सुरेश ओबेरॉय के। आपकी सिर्फ एक लाइन कभी होगी, कभी 2 लाइन होगी, कभी लाइन बिल्कुल नहीं होगी। आपको सिर्फ प्रेजेंस आपका ज़्यादा ज़रूरी है, आप इंटरेस्टेड हो। तो मैंने बोला कि पूरी फिल्म की कहानी आप बता सकते हैं। तो उन्होंने पूरी फिल्म की कहानी बताई। मैंने देखा कि पूरी फिल्म की कहानी में मुझे करना कुछ नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंस बहुत है। यूजुअली क्या होता है कि एक एक्टर के लिए विदाउट डायलॉग रिएक्शन देना बहुत मुश्किल होता है। इट्स नॉट ईजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप कुछ नहीं बोल रही हैं, आप रिएक्शन दे रही हैं, है ना? ये हमको करना है एक एज एन एक्टर। अगर जो आपने एक रिएक्शन दिया, दूसरा रिएक्शन दिया, तीसरा रिएक्शन दिया, कितने रिएक्शन दे दोगे आप खामोशी में? बड़ी चैलेंजिंग बात होती है वो। तो मुझे लगा कि यार सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं पूरी फिल्म में हूं, मैं दिखूंगा, और मेन हीरोइन के 3 भाइयों में से एक भाई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लगूंगा। चाहे मुझे इसमें डायलॉग मिले ना मिले, मैं दिखूंगा जरूर। जजमेंट कैरेक्टर का आपका बहुत अच्छा होता था जी। उसमें विदाउट डायलॉग मुझे कितना दिखना है वो मेरे परफॉर्मेंस पे, बिकॉज इसके अंदर हीरो को मारना, उसके साथ में फाइट्स, ये सब जो चीज़ें थी, वो काफ़ी सारी चीज़ें थी इसके अंदर। तो मैं कम से कम फाइट इसमें तो मैं एक्सेल कर ही जाऊंगा, बिकॉज मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैंने मार्शल आर्ट्स किया हुआ है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि साउथ की फिल्म थी, साउथ के प्रोड्यूसर्स जो थे वो काफ़ी हर चीज़ में अच्छे थे। शूटिंग के टाइमिंग वाइज, मतलब अगर जो उन्होंने शूटिंग शुरू की तो 30 to 35 डेज में पिक्चर कंप्लीट होनी ही है। उस ज़माने में हमारी हिंदी फिल्में 2-2 साल 3-3 साल चलती थी शूटिंग। हमने जो रेम्यूनरेशन में फाइनल किया होता है वो रेम्यूनरेशन को 3-3 साल तक नहीं मिलते थे, ये होता था। यहाँ पर तो मालूम है कि भाई 1 महीने में कंप्लीट है, पैसे भी आ जाएंगे, नाम भी मिलेगा और साउथ वालों के साथ में काम करने का मौका मिलेगा। तो वो जो 2-3 चक्कर जो थे ना, जिस चक्कर में मैंने ये फिल्म की, एंड फॉर्चुनेटली ये फिल्म मैंने करके बहुत ही लकीली सही डिसीजन निकला मेरा कि ये फिल्म खूब चली, इसमें मुझे नाम भी मिला। आदि जी, फिटनेस के लिए क्या करते हैं? देखिए, फिटनेस के लिए 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका माइंड जो है ना, वो शांत होना बहुत ज़रूरी है। टेंशन लाइफ में किसी भी चीज़ की ना रखो। मतलब हम ज़्यादातर कभी प्रॉब्लम आती है ना किसी भी इंसान को, अरे यार क्या करूँ यार, ये साला, अरे ये प्रॉब्लम, अरे ये प्रॉब्लम, वो टेंशन ले लेते हैं हम लोग। टेंशन लेने की बजाय उसका रास्ता ढूंढना चाहिए हमें। अरे यार ये प्रॉब्लम तो आ गई है, लेकिन अभी साला इसका रास्ता कैसे निकालें? हम रास्ता निकालने का सोचेंगे ना तो टेंशन और प्रेशर नहीं रहेगा, और टेंशन और प्रेशर नहीं रहेगा तो हमारी तबीयत खराब नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो आप थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे
तो आपकी फिजिकल एक्सरसाइज आपकी बॉडी पे वर्क करेगा, आपकी बॉडी पे वर्क करेगा तो आपकी तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी, आपका माइंड अच्छा रहेगा, आपका फेस अच्छा रहेगा, आप बूढ़े नहीं लगेंगे। और आदि जी सेट पर कितने पंक्चुअल हैं? मैं बस अमिताभ बच्चन को फॉलो करता हूँ इस मामले में। अमित जी का मैंने सुना हुआ था जब से उनका दौर चलता था तब से, कि वो 9 बजे की शिफ्ट में 9 बजे सेट पे रेडी आ जाते हैं, तो 9 बजे रोल कर सकता है डायरेक्टर, रोल कर सकता है। 9 बजे शूटिंग शुरू हो जाती है, 6 बजे पैकअप हो जाती है, टाइम के पंक्चुअल है। 6 बजे पैकअप मतलब पैकअप वो निकल जाएंगे। उनका क्योंकि अमिताभ बच्चन है, तो इस मामले में अगर जो अमिताभ बच्चन ने कर लिया, अरे अमित जी बहुत टाइम के पंक्चुअल, लेकिन हम करेंगे तो लोग जो है हाँ ठीक है ना, किया ना यार, क्या फ़र्क पड़ता है यार, ये वाली बात है। बट मैंने उनको ये सोच करके फॉलो करते हुए आज भी, चाहे कोई बोले ना बोले, मेरी तारीफ करे ना करे, मैं टाइम पे 9 बजे सेट पे रेडी मिलूंगा आपको, 8:30 बजे पहुंच जाऊंगा और 8:30 बजे पहुंच करके अपना मेकअप सारी चीज़ें करके रेडी सेट पे हूँ कि आपको बुलाना हो, मैं रेडी हूँ, आप बुला लो, शॉट ले लो मेरा। आई एम वेरी पंक्चुअल अबाउट माई टाइमिंग। आपने देखा होगा यहाँ पे भी मैं 11 बजे पहुँच गया था। बिल्कुल। आपने 11 बजे का टाइम दिया था, मैं 11 बजे एग्जैक्टली यहाँ पर था मैं। कौन से एक्टर आपको बहुत पसंद है? बहुत सारे एक्टर हैं, कोई एक एक्टर नहीं है। पुराने ज़माने से लेकर के आज तक काफ़ी सारे एक्टर हैं। पुराने ज़माने में अशोक कुमार जी थे, बहुत पसंद थे मुझे। किशोर कुमार थे, वो बहुत पसंद थे मुझे। फिर दिलीप कुमार साहब की परफॉर्मेंस जो सीरियस लेवल की होती थी वो कमाल थी। कन्हैया लाल जी बहुत कमाल के एक्टर थे। लीला मिश्रा करके एक एक्टर हुआ करती थी उस ज़माने में, वो एक्टर्स छोटे छोटे रोल करती थी, लेकिन वो छोटे रोल में जिस तरह से छा जाती थी ना, ऐसा लगता ही नहीं था कि वो एक्टिंग करती थी, ऐसा लगता था कि हम रियल में ये ऐसी कैरेक्टर होगी। इन सभी से कभी मिलने का इत्तेफाक हुआ? नहीं, वेरी अनफॉर्चुनेट। किसी से, दादा मुनि से, मतलब ऑफ कोर्स अशोक कुमार जी से मैं मिला, बट बाकी किसी से मिलने का मौका नहीं मिला मुझे। दिलीप कुमार साहब को आज तक मिलने का मौका नहीं मिला। अंदर से कोशिश बहुत की, लेकिन अब तो मिलने का, खैर मतलब तबीयत भी उनकी ख़राब रहती है, वो पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे तो कैसे जाएं कैसे पहुँचे समझ में नहीं आता। एनीवे, तो ये सारे एक्टर्स। फिर उसके बाद में अगर जो आप देखें तो राजेश खन्ना मेरे बहुत फेवरेट थे। उनकी स्टाइल के कपड़े पहन करके मैं घूमा करता था। उनकी फिल्म का एक गाना आप ज़रूर आप बजाइएगा, अमर प्रेम। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। आदि जी, एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म आती है शाहरुख खान जी के साथ आपकी, बादशाह फिल्म आई थी, जो कार के गराज है जी, आप वहाँ रहते हैं, शाहरुख खान साहब की एंट्री होती है जी। तो इसमें भी देखा कि काफी छोटा रोल है, लेकिन वो भी काफी मकबूल रहा। हाँ। तो आपके साथ ये किस तरह से हो जाता था कि रोल अगर कम भी रहे तो लोगों को इतना ज्यादा किस तरह से याद रहते थे, और आदि जी बिल्कुल जहन में उतर जाते थे उनका ये रोल। बादशाह फिल्म में बहुत मकबूल हुई। रोल मेरा इतना खास बिल्कुल ही नहीं था, बट वो रोल मुझे करना इसलिए था कि मेरे डायरेक्टर जैसे होता था उस जमाने में, एक अपनी टीम लेकर के चलते थे। हर डायरेक्टर, हर एक्टर, हर आदमी अपनी टीम लेकर के चलता था। तो इनकी टीम का था मैं, अब्बास मुस्तन जी की। तो उनकी मोस्टली हर फिल्मों में मुझे लेते ही थे वो लोग। तो बाजीगर के बाद में उन्होंने कहा कि आदि भाई इसमें रोल कुछ नहीं है लेकिन आपको करना है। तो मैं बोला चलो, इसमें सवाल ही नहीं है, आप अच्छा रोल तो देते हो, आप तो जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो आप अच्छा रोल भी देते ही हो, ऐसी बात नहीं है, तो कर लेते हैं इसमें रोल। तो उस हिसाब से मैंने कर लिया। अब किस तरह से मुझे इसमें सराहा है लोगों ने, वो अगर जो आप पूछ रहे हैं तो मैं यही कहूँगा फिर से कि एक फिल्म चलती है, लोग जो हैं उसमें फिल्म को पसंद करते हैं। जब लोग फिल्म को पसंद करते हैं तो फिल्म में एक छोटा सा भी कैरेक्टर होता है ना, उसको पसंद करते ही करते हैं, चाहे कुछ उसमें हो करने के लिए या ना हो। जैसे शोले फिल्म आई थी, तो शोले में सांभा ने कुछ नहीं किया, क्या था सांभा ने, अरे ओ सांभा, वो जो वर्ड था ना, और फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई तो सांभा हिट हो गया। आज की डेट तक लोग सांभा को याद रख रहे हैं और लोग बोलते कि क्या बात है, क्या काम किया था सांभा ने। किया क्या था, एक पैर पीछे करके लंगड़ के बैठा हुआ था, उतना ही तो था सांभा का। तो लोग फिल्म को सराहते हैं, फिल्म को पसंद करते हैं। जब फिल्म पसंद आती है लोगों को, तो छोटे में छोटा कैरेक्टर भी लोगों को पसंद आता है। कंटेंट इज द सोल प्रोप्राइटर ऑफ द मीडिया, आई वुड से। और इसके बाद एक और फिल्म आती है, बहुत अच्छी फिल्म, यानी कि ये बादशाह तो 1999 में आई, 98 में आई थी, प्यार तो होना ही था, रोमांटिक कॉमेडी। प्यार तो होना ही था बोला था ना प्यार तो होना ही था, मेरा जसविंदर नरूला। यस। इस फिल्म की कोई अगर यादें आपके जहन में हो तो? हाँ, इस फिल्म में
कुमार मंगत जी जो थे वो प्रोड्यूसर थे, और अजय देवगन के साथ में मेरी अच्छी ट्यूनिंग थी। अनीस बज़्मी के साथ में मैंने कभी काम नहीं किया था, लेकिन अजय देवगन के साथ में अच्छी ट्यूनिंग थी। तो अजय देवगन ने मतलब कुक्कू जी ने उनको ब्रेक दिया हुआ था, कुक्कू जी के साथ में उन्होंने काम किया हुआ था, बाकी सारी फिल्में भी मैंने और की थी उनके साथ में, तो उसके साथ में दोस्ती हो गई थी। तो अजय देवगन ने बज़्मी जी को बोला कि इसमें आदि को लो। तो ये रोल मुझे अजय देवगन जी की वजह से मिला मुझे, और अजय देवगन जी ने मुझे बोला यार छोटा सा कैरेक्टर है लेकिन बहुत कमाल का कैरेक्टर है, तू करेगा क्या? बोला यार अभी तू बोल रहा है तो क्यों नहीं करूँगा यार, डेफिनेटली करूँगा। मेरा रोल क्या है? बोले ऐसा ऐसा एक रिसेप्शनिस्ट का रोल है, मतलब मेन रिसेप्शनिस्ट होता है और उसके साथ में ये छोटी छोटी हरकतें होती हैं। बोला यार करने को कुछ भी नहीं है यार अजय, अब मेरे लिए कर लेना। बोला हाँ बिल्कुल करूँगा यार, बिल्कुल करूँगा। तूने बोला क्या होता है ना, दोस्ती और ट्यूनिंग और ये एक टीम जो आदमी बना करके ना चले तो इंडस्ट्री में टिकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो उस चक्कर में मैंने किया, लेकिन फॉर्चुनेटली जो अजय देवगन जी ने सोच करके मुझे ये रोल दिया था वो बहुत सही सोचा था, क्योंकि ये रोल भी एक ऐसा है जो आज तक लोगों को याद है। इसमें कुछ नहीं था, खाली एक रिएक्शन लोगों को मेरा याद रहता है कि काजोल मुझे आकर के पूछती है कि ये, और मैं उसको जवाब नहीं देता हूँ, और मुझे वो गोल घूम करके बैग लग जाता है, बैग शक्ल पे लगता है, और शक्ल पे लगने के बाद में फ़ोन बजता है रिसेप्शन पे, मैं फ़ोन हेलो रिसेप्शन करके वो जो हंस करके मैंने जो किया था, एक सेकंड में जो रिएक्शन चेंज किया था, ये लोगों को बड़ा पसंद आया था। तो फिल्म में वैसे करने को कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उसमें बहुत कुछ था, बिकॉज मेरे थ्रू अजय देवगन का कैरेक्टर जो है वो काजोल की तरफ लीड करता है, जहाँ पे काजोल गई होती है, तो वो मेरे थ्रू लीड होता है। तो वो कैरेक्टर में नहीं होते हुए भी बहुत कुछ था। तो आई एम रियली थैंकफुल टू अजय देवगन जी फॉर दिस। और अब बढ़ते हैं टाइगर के किरदार की जी। तरफ। अनाड़ी नंबर 1 जो आई है आपकी, तो इसमें आपका लुक बड़ा गजब का था। इसमें भी घर की मुर्गी दाल बराबर था मैं। अरुणा जी को लगा कि ये रोल मेरे लिए नहीं है, बिकॉज आप अगर जो विदाउट मुछ अगर जो मुस्टैच मुझे देखें तो मेरा चेहरा बहुत ही इनोसेंट और प्लेन चेहरा है। मेरे चेहरे में एक कैरेक्टर नहीं है, एक प्लेन चेहरा है, गुड लुकिंग सिंपल लड़का जो होता है ना, वैसा फेस है मेरा। अब अरुणा जी की फिल्म अनाड़ी नंबर 1 में वो खूंखार कैरेक्टर था, और वो उनके दिमाग में आया ही नहीं कि आदि मेरा भाई जो है वो कर पाएगा, बिकॉज उसके फेस पे सूट ही नहीं करता। उनको ये कॉन्फिडेंस था कि एज एन एक्टर कर जाएगा, लेकिन सूट ही नहीं कर रहा, तो इतना खूंखार लगेगा ही नहीं, तो फिर वो डायलॉग कितना भी बोल लेना, परफॉर्मेंस कितना भी कर लेना, तो क्या दिखने वाला है, पब्लिक एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। उन्होंने नहीं सोचा, उन्होंने उस दरमियान एक सीरियल कर रहे थे जिसमें इरफान खान और अनूप सोनी ये दोनों उनके बेटे बने थे। उसका परफॉर्मेंस अरुणा जी को बहुत पसंद था, तो अरुणा जी ने उसको बोल दिया था इरफान खान को कि मेरी एक फिल्म बन रही है, उसमें ऐसा ऐसा कैरेक्टर है, तेरे को करना है। तो इरफान खान ने, बिकॉज फिल्में थी नहीं इरफान खान के पास तभी, तो वो सिर्फ सीरियल कर रहे थे, तो उनको तो फिल्म मिल रही है भाई, अरुणा ईरानी के प्रोडक्शन हाउस में फिल्म मिल रही, तो और क्या बात चाहिए उनको, है ना। तो वो तो हाँ बोल दिया था उन्होंने। पर उसमें जब एक कैमरामैन जो आज की डेट में नहीं रहे, उनका नाम था एच लक्ष्मी नारायण, वो फिल्म के कैमरामैन थे, मतलब डीओपी थे। तो जब बात कर रहे थे कि कौन कौन क्या क्या कैरेक्टर होंगे, तो स्टोरी सुनी डीओपी ने, बोले ये कैरेक्टर में आप किसको सोच रहे हैं टाइगर तड़ी पार में? तो अरुणा जी ने बोला इरफान खान। बोले कौन इरफान खान? बोले ऐसा ऐसा वो मेरे साथ में ये कर रहा है। बोले कि आपके घर में एक्टर है, आप बाहर ढूंढ रही हैं, समझ में नहीं आया। अरुणा जी ने बोला कौन? बोले आदि, अपना आदि है, घर में ही तो है। तो अरुणा जी को लगा कि यार मैंने सोचा नहीं, बराबर है, सही बात है। तो अरुणा जी ने उनको बोला यार मैं नहीं सोच पाई, बिकॉज मेरे को उसका लुक जो है इसके अंदर परफेक्ट नहीं जा रहा है, तो मैं इसलिए मैं इसको नहीं बोले आप ट्राई तो करिए एक बार। तो अरुणा जी ने सोचा चलो ठीक है, एक बार मैं बाहर से पता चले आदि को, उससे तो बेहतर है कि मैं उसको बोल दूं फ़ोन करके। तो अरुणा जी ने मुझे फ़ोन किया, बेटा ऐसा ऐसा है, ये एक ऐसा ऐसा कैरेक्टर है, और ये कैरेक्टर जो है वो तेरे लिए नहीं है बेटा, इसलिए मैं तेरे लिए नहीं सोच रही हूँ, लेकिन मैंने किसी और को ऑलरेडी बोल दिया है। मतलब ठीक है, आपने किसी और को फाइनल कर लिया है ना, आप उसी को लेना, लेकिन एक मौका मुझे देंगे? बोले क्या मौका? बोले मेरे को एक फ़ोटो सेशन करता हूँ मैं, फ़ोटो सेशन करके मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो बोले तू फ़ोटो सेशन करेगा? बोला हाँ। बोले तेरे पास पैसा है? मतलब पैसे तो नहीं है। बोले तो कैसे करेगा? मतलब करूँगा कुछ भी कर। चल ठीक है, पैसा मैं तेरे को देती हूँ, तू फ़ोटो सेशन कर, मुझे खुश करने के लिए, चलो ना, कि क्या करेगा ज़्यादा में ज़्यादा। मैंने फ़ोटो सेशन किया, फ़ोटो सेशन करके मैंने उनको फ़ोटो दिखाया। तो फ़ोटो देखा अरुणा जी ने, फ़ोटो देख करके मतलब 2 सेकंड ऐसे ही देखती रही मेरे को, ऐसे देखा, फिर फ़ोटो को देख रहे हैं, फिर ऐसे देखा, फिर फ़ोटो को देख रहे हैं। फिर उन्होंने एसोसिएट जो कुक्कू जी के थे, कुक्कू जी डायरेक्टर थे इस फिल्म के, तो उनके एसोसिएट को बुलाया, बोले इधर आओ ये फ़ोटो देखो। तो उन्होंने फ़ोटो देख करके बोले यार कमाल का लग रहा है तो। फिर कुक्कू जी कहीं गए हुए थे, तो मुझे बोले तू 2 दिन रुक जा, मैं तेरे को बताती हूँ। मेरे 2 दिन के बाद कुक्कू जी कहीं आउटडोर गए हुए थे, वहाँ से आए, फ़ोटोज़ दिखाया, तो कुक्कू जी ने बोला यार एकदम परफेक्ट है अपने लिए, बाहर वाले को क्यों ले रहे, इसी को लेते हैं।
फ़र्क इतना था जो उसमें मैंने कैरेक्टर किया था, उसमें लुक में फ़र्क इतना ही था, सब कुछ सेम था, सब ड्रेस वेस जो भी मैंने फोटो सेशन में किया था वो सब कुछ सेम था फिल्म में भी। लेकिन ये मेरे बाल जो कटे हुए थे ना, उसमें मेरे ये बालों को ऐसे एकदम चिपका करके पीछे चोटी लगा करके मैंने वो किया था फोटो सेशन में। लुक बड़ी अच्छी लगी। तब अरुणा जी ने मुझे बोला लेकिन तेरे को बाल कटवाने पड़ेंगे, तू कटवाएगा क्या? बोला हाँ कटवाऊंगा। कितने कटवाने पड़ेंगे? बोला टकला होना है। बोले नहीं टकला नहीं होना है, क्रू कट करना है, एकदम छोटे छोटे बाल। बोला ठीक है। फ़र्क थी, बाकी सब कैरेक्टर में सेम था। वो मुझे इस तरह से मेहनत करके रोल को मैंने पाया है अपने खुद की फिल्म में, घर की फिल्म में। इस फिल्म का कोई डायलॉग बता दीजिए। टाइगर तड़ीपार नाम है मेरा, जब तक पैसे नहीं मिल जाते मैं किसी को मारता नहीं, और पैसे मिल जाने पर मैं किसी को छोड़ता नहीं। मेरा उसमें एक तकिया कलाम था इस तरह का। और वो आंखें, मतलब कुकू जी ने जो परफॉर्मेंस करवाया था मेरे से, टोटल ब्लैंक, कोई एक्सप्रेशन नहीं, ये कुछ मुंह बनाना नहीं है। गुस्सा भी आ रहा है तो सिर्फ आंखों से प्ले करना है, और नॉर्मल भी है तो सिर्फ आंखों से नॉर्मल। ये रिएक्शन, मतलब प्लेन ब्लैंक रिएक्शन पे मुझे परफॉर्मेंस करवाया था। एक्टिंग तो आप कर ही लेते हैं कोई भी आदमी, मतलब ये वो मुंह बनाने की एक्टिंग तो हर कोई कर लेता है। ये सबसे मुश्किल काम था मेरे लिए। मेरी लाइफ में जैसे अनाड़ी फिल्म, ये दोनों अनाड़ी ने मुझे बहुत ही मतलब तकलीफ दी है। पहली वाली अनाड़ी में जिसमें मेरे पास एक भी डायलॉग नहीं था, और दूसरी अनाड़ी जिसमें डायलॉग वालोग सब होते हुए भी एक्सप्रेशन नहीं करने थे, मुझे ब्लैंक एक्सप्रेशन से परफॉर्म करना था। देखिए मैंने, हाँ, तो वो आप सोचिए, पिक्चर लेकिन सुपर हिट थी सर। सुपर हिट थी, यस। और गाने भी बहुत मकबूल। पर मेरा बैड लक देखिए आप, मेरा कैरेक्टर लोगों को बहुत पसंद आया। मतलब कादर खान साहब भी, गोविंदा भी, सब लोग बोलते थे कि ये इस एक नया विलन जो छा जाएगा फिल्म इंडस्ट्री में, मतलब इसकी निकल पड़ेगी इस कैरेक्टर की। वो गोविंदा जिसने पहले मना कर दिया था कि अदी अकेले को विलन मेरे सामने क्यों ले रहे हो, इसमें डबल रोल है गोविंदा के। डबल रोल गोविंदा के सामने विलन तो 3-4 होने चाहिए ना, एक विलन को क्यों ले रहे हो, या तो फिर उस लेवल का विलन लो। गोविंदा ऐसा बोलता था। लेकिन अरुणा जी ने बोला कि नहीं, विलन तो एक ही रहेगा। आप नहीं मानोगे, फर्स्ट डे की शूटिंग पे जब हम लोगों ने, मेरा शूट वूट हो गया था और जब मैं सेट से बाहर आ रहा था तो गोविंदा अंदर जा रहा था सेट पे। मेरा स्ट्रगल के टाइम का दोस्त है गोविंदा, तो वो अंदर जा रहा था और मैं बाहर आ रहा था। मैंने हाय बोला, हाय बोल करके वो हाय बोलकर निकल गया। फिर अंदर जाकर के वापस भाग कर आया, आदि आदि इधर इधर इधर। तो बोला हाँ। अरे यार ये तू है क्या? मैंने कहा हाँ। क्यों यार, क्या कमाल का गेटअप है तेरा यार। बोला अरुणा जी ये शूट हुआ है इसका? बोले हाँ। मुझे दिखाओ इसका, मुझे देखना है। तो उसने देखा, और देखने के बाद मैं अकेला मतलब बैठा हुआ था, पूरा देख करके उसने क्लैप बजाया थिएटर के अंदर। वाह क्या आपने उसको परफॉर्मेंस कराया। मतलब 2 गोविंदा के सामने एक कैरेक्टर को, विलन को आपने इस लेवल पर का बनाया है कि ये दोनों पे, गोविंदा पे भारी पड़ सकता है। वो मतलब उसने खुद ने तारीफ की। कादर खान साहब तारीफ कर रहे थे कि ये निकल पड़ी। कादर खान कभी किसी की तारीफ नहीं करते, उन्होंने तारीफ की। लेकिन बैड लक मेरा ये है कि इस तरह के विलन के किरदार होते थे ना उस जमाने में, वो ही दौर था इस फिल्म के बाद जो बदल गया टोटली। तो मतलब मेरी लाइफ जो यूं जानी चाहिए थी वहीं अटक गई। गोविंदा जी की बात करते हैं सर। जी, गोविंदा जी की कॉमिक टाइमिंग बहुत गजब की है। जी बिल्कुल है। मेरी हालत बहुत ख़राब हुई थी। आप बताइए कुछ इस बारे में। उसमें एक सीन था अनाड़ी नंबर 1 में कि मैंने उसको किडनैप करके रख लिया होता है, और एक दूसरा ही आदमी है जो बोल रहा है कि मैं गोविंदा हूँ। मैं बोलता हूँ यार गोविंदा तो मेरे पास है, ये कौन सा गोविंदा आ गया जो उसके बिजनेस पे जो मेन बिजनेस का मालिक जो है वो मेरे पास किडनैप हुआ पड़ा है। तो वो कौन है, मुझे जाके पता करना पड़ेगा। तो मैं उसको मिलने जाता हूँ। अब सोचिए, मुझे जहाँ पे कोई एक्सप्रेशन नहीं देने हैं, फ्लैट फेस रख करके परफॉर्म करना है, वहाँ मैं उसके साथ में जाता हूँ और उसके साथ में जाकर के मैं परफॉर्म करता हूँ। वो इतना इम्प्रोवाइज़ करता है सीन के अंदर, और ऐसी ऐसी चीज़ें इम्प्रोवाइज़ करता है कि सीरियस आदमी भी हंस पड़े। गोविंदा ऑफिस में है, अपने ऑफिस में बैठा है। डुप्लीकेट गोविंदा, जो वेटर गोविंदा होता है ना, वो मेन मालिक गोविंदा जो होता है उसकी ऑफिस में बैठा हुआ है उसके बिजनेस को, और आपकी एंट्री और मेरी एंट्री होती है जी, वहाँ पर। हाँ। और वहाँ पे जाकर के मैं बोलता हूँ कि मैं बिजनेस हेड हूँ, मेरा बिजनेस का ये है, उसके साथ में ये मैं जानने की कोशिश करता हूँ। और वो बोलना चालू करता है, और जिस तरह से बोलना चालू करता है, और बाद में मैं उसको पकड़ता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मैं टाइगर तड़ीपार हूँ। तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। अरे टाइगर भाई, किस तरह से वो आया मेरे पास, आकर के मेरे ये जो मेरे यहाँ पे वो जो क्या सैश लटका हुआ रहता है, वो सैश लेकर के अपने पसीने को पोंछता है। ये सब जो उसने इंस्टेंट उसी टाइम एक ही शॉट के अंदर उसने परफॉर्म किया। अब मेरे को हंसी आ रही, लेकिन मैं उसको हंसी रोक करके फ्लैटली देख रहा हूँ उसको। ऐसे इतनी हंसी आ रही है, मैंने कैसे कंट्रोल किया मुझे पता है। उसका कॉमिक, इतना कॉमिक टाइमिंग है ऐसा। मेरी हालत ख़राब हो गई थी उसके अंदर, बहुत हालत ख़राब हो गई थी। फिर जब शॉट कट हुआ ना, मैं यार गोविंदा तू क्या करता है यार, बैंड बजा देता है यार, इसमें मेरे को हंसी निकलने वाली थी मेरी।
क्यों 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 हंसी निकलने वाली थी, क्यों क्यों ऐसे करके। अरे मैंने तू यार ऐसे कुछ ना कुछ कर जाता है, मेरी नाक में डाल देता है, मेरे कहाँ का भाई तूने वो मेरा वो सैश डाल दिया। बोले यार यही तो एक्टिंग है। बोले हाँ तेरी एक्टिंग है, लेकिन मेरी एक्टिंग की बैंड बज जाती ना यार। रवीना टंडन जी भी थी इस फिल्म में। जी जी जी। जी, उनके बारे में कुछ बताइए सर। अच्छा, इस फिल्म में मुझे रवीना जी के साथ में ज़्यादा परफॉर्म नहीं करना था। तो एक आध सीन जिसमें हम लोग थे, तो वो भी क्लाइमैक्स के वक्त थी, लेकिन हमारे शॉट्स ज़्यादा हुए नहीं। लेकिन जितना भी एक आध दो बार शॉट में थे, कलीग वाली बात होती, वो कलीग वाली बात थी उनके साथ में, ज़्यादा कुछ था नहीं। अनुपम खेर जी के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि आप बेटा में भी थे उनके साथ, वो जी थे, तो उनकी भी और काफ़ी सारी फिल्में उनकी वो भी हैं। इंस्टेंट है एकदम। हाँ हाँ आपने किए हैं उनके साथ, काफ़ी फिल्में आपने की। हाँ, मैंने उनके साथ में दिल की थी, मैंने बेटा की थी, फिर हम आपके दिल में रहते हैं वो फिल्म की थी। हम आपके दिल में रहते हैं में उनका कॉमेडी इतना नहीं था, बट दिल और बेटा में बहुत ज़्यादा था उनका कॉमेडी का। दिल में साथ में नहीं था, लेकिन बेटा में तो हमारा साथ में कैरेक्टर था। तो उसमें मतलब कई बार शॉर्ट में हंसी आ जाती थी, शॉर्ट कट हो जाता था, फिर रीटेक होता था, ये सब चीज़ें बहुत होती थी उनके साथ में। अलग अलग शक्ल बनाते हैं, अलग अलग वर्ड बोल जाते हैं डायलॉग का, अरे अरे क्या कर रहे हैं, ऐसे करके क्या क्या पता नहीं कर जाते हैं यार। और दिलीप ताहिल जी के बारे में कुछ बताइए सर। दिलीप ताहिल तो इंग्लिश मैन है, स्टाइलिश। आदि मेरे दोस्त कैसा है तू, ऑल वेल माय डियर फ्रेंड, यू ओके नॉट ओके, ऐसे मतलब इस तरह से इंग्लिश मैन है वो अपना मतलब इंग्लिश स्टाइल में। बट इज़ अ वेरी 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 नाइस मैन पर्सनली। क्या होता है कि कई एक्टर्स होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन रियल लाइफ का कैरेक्टर उनका बहुत ही गड़बड़ होता है। और कई कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो रियल लाइफ में बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन स्क्रीन पे बहुत अच्छे होते हैं। दिलीप ताहिल इज़ अ वेरी नाइस मैन, सुपर मैन। जी, और प्यारे मोहन फिल्म आती है, फिर उसके बाद 2007 में आती है एक बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म वेलकम। अच्छा, वेलकम के बारे में ऐसा हुआ था कि वकील का रोल है। हाँ, वकील का रोल, यस। कई लोग मुझे ना उसमें मतलब पब्लिक वाइज मिस्टेक कर जाते हैं, वो अपना लंगड़े मुश्ताक खान के रोल के लिए। फिर बाद बोलते हैं नहीं 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 सर, आपने तो वकील वाला रोल किया था। ऐसे हमारे जो राइटर थे, एक पट्टू पारेख करके राइटर हैं, राजीव कौल प्रफुल्ल पारेख, इनकी जोड़ी है। राजीव कौल जी जिनको पट्टू बुलाते हैं हम, उनकी बेटी की शादी थी। तो उस बेटी की शादी में हम लोग सब पूरी फैमिली गई हुई थी। तो वहाँ पे अनीस बज़मी जी भी आए हुए थे। तो हम लोग बैठे थे खाना खाने, तो अनीस बज़मी जी जा रहे थे, तो मैं हेलो करने के लिए, बिकॉज उनके साथ में प्यार तो होना ही था, मैंने किया था। तो हेलो बोलने के लिए उठा, अरे आदि भाई अच्छा हुआ तुम मिल गए, आदि भाई आप मेरे को ऑफिस में आके मिलो, ये मेरी ऑफिस का एड्रेस है, आप मिलो। मैंने क्यों? बोले एक कैरेक्टर बहुत अच्छा कैरेक्टर है। तो मैंने बोला ओके। तो वो कैरेक्टर के लिए मुझे ऑफिस में बुलाया। छोटा सा कैरेक्टर था, वकील का एक ऐसा कैरेक्टर है, तीन सीन्स हैं इसमें, 3 या 4 सीन्स हैं, बट कैरेक्टर बहुत अच्छा है। मतलब ठीक है, करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। 3 सीन का कैरेक्टर बहुत अच्छा था। अब मेरा लक बोलो या जो भी बोलो, ये कहानी बनते बनते मुझे फाइनल करने के बाद, ये कहानी बनते 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 ये कैरेक्टर 3 सीन से पूरी फिल्म में हो गया। जब पूरी फिल्म में ये कैरेक्टर आ गया, तो प्रोड्यूसर से लेके असिस्टेंट से लेके सब लोगों ने बोला कि सर ये इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो गया है, इसमें आप अरशद वारसी को ले लो ना, उसने मुन्ना भाई वाला कैरेक्टर जो किया था उसमें, तो वो अच्छा लगेगा, अरशद वारसी बहुत अच्छा करेगा। तो अनीस बज़मी जी ने बोला कि सब बातें तो आपकी सही है, नाम भी मिलेगा, ये भी बात सही है आपकी, लेकिन मैंने एक वचन दिया है, एक वादा किया है, और एक ये किया है कि भैया ये कैरेक्टर आदि ईरानी करेंगे। उनको मैंने प्रॉमिस कर चुका हूँ, वो प्रॉमिस मैं नहीं तोड़ूंगा, करेंगे तो आदि ईरानी ये कैरेक्टर। ये चैलेंज वाली बात है कि अरे बाप रे बाप, ये अगर जो हो चुका है तो मुझे मतलब इसमें परफॉर्म करना ही पड़ेगा, अगर नहीं कर पाया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब उनकी एक्सपेक्टेशन अरशद वारसी के हिसाब से थी, जो परफॉर्म उसने किया था, कि बेवकूफ़ लेकिन समझदार बेवकूफ़ होता है ना, जो अपने आप को समझदार बता रहे हैं, समझदार बेवकूफ़ वाली परफॉर्मेंस थी उसके अंदर, मुन्ना भाई MBBS में। मतलब मुझे उससे कुछ अलग करना पड़ेगा। मुझे जो बाकायदा अनाड़ी बेवकूफ़ लल्लू होते ना, सिर्फ अपने काम में, मतलब वो लॉ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन काम में बेवकूफ़ है, समझ उसको बाकी चीज़ों की नहीं है, वैसा कुछ करूँ तो अच्छा रहेगा। अनीस जी को मैंने बोला कि ऐसे समय परफॉर्म करना चाह रहा हूँ ये, तो बोले कि क्या करेगा, एक बार करके बताओ। तो मैंने करके बताया, उन्होंने बोला बहुत अच्छा, यही कर दो। उस तरह से मैंने किया, तो फिर वो परफॉर्मेंस आस्ते आस्ते लोगों को बहुत पसंद आया। इवन प्रोड्यूसर्स ने भी बोला कि वाह बहुत अच्छा किया, बाकी सारे जो असिस्टेंट्स थे उन सबको बहुत पसंद आया, चीज़ छा गई। फिल्म भी सुपरहिट थी सर, और उसके बाद वेलकम बैक भी आई थी। जी जी जी, उसमें भी उसी तरह का किरदार कुछ था। इसके बाद सर हमने देखा कि बहुत सारी फिल्में आपकी आती रहीं। 2013 में आई वेकअप इंडिया, जो जागरूकता पर थी। सर एक फिल्म आपकी रक्त आई थी, जो आपने डायरेक्ट की, इस फिल्म के बारे में थोड़ा सा बताइए।
अच्छा, इस फिल्म का तो ऐसा था कि मैं और मेरे फ्रेंड हम लोग थोड़ा सा बीच में काम कम हो गया था हमारे पास, तो एज एन एक्टर काम बहुत मिल नहीं रहा था, बिकॉज दौर बदला है। तो दौर बदलने पर कास्टिंग डायरेक्टर्स आ गए, कॉर्पोरेट्स आ गए, तो कॉर्पोरेट्स के साथ में कास्टिंग डायरेक्टर्स आ गए। तो कास्टिंग डायरेक्टर्स का ऐसा था कि भाई वो अपने आदमियों को लेकर के चलते हैं, वो सही अपनी जगह पे, गलत नहीं है। कॉर्पोरेट्स आए तो कॉर्पोरेट्स के साथ में एड फिल्म के डायरेक्टर्स आ गए, तो एड फिल्म के डायरेक्टर्स आए तो वो एड फिल्म के एक्टर्सों को लेना चालू किया उन लोगों ने, वो भी सही है अपनी जगह पे, कोई गलत कोई नहीं है, सब सही है। तो वो जब दौर चालू हुआ तो हमें जब कोई बुलाता था कास्टिंग डायरेक्टर, तो डायरेक्टर बोलता था कोई अच्छा फेस लो ना, ये काफ़ी काम कर चुके हैं तो इनका फेस बहुत आ चुका है, तो हमको कोई नया फेस चाहिए, ऐसे करके वो लोग एक्सेप्ट ये करते थे। तो उस तरह से हमको काम मिलना थोड़ा सा बंद हो गया, बिकॉज एड फिल्म वाले उस टाइप की फिल्म मेकिंग में चले गए। तो हम जैसे लोगों को काम मिलना बंद नहीं हुआ, काम मिल रहा था लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा था, तो काफ़ी समय हमारे पास बिताने के लिए होता था। तो मैं और मेरा एक फ्रेंड है शिवा एक्टर, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो हम दोनों बोला चलो ना कुछ करते हैं, स्क्रिप्ट बनाते, कुछ करते हैं अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय। तो हम लोग स्क्रिप्ट बनाते थे, सब करते थे, स्क्रिप्ट बना करके रेडी की। तो एक प्रोड्यूसर था जिससे हमारी मुलाकात होती रहती, बात होती रहती, तो उसने ऐसे ही बात करता था किसी के साथ में, अरे कोई अच्छा सब्जेक्ट हो तो बताओ यार, मेरे को फिल्म बनानी है। तो वहाँ पे शिवा ने इमीडिएटली बोल दिया कि हमारे पास एक अच्छा सब्जेक्ट है। हमने सब्जेक्ट काफ़ी तैयार किए थे, अच्छा कौन सा, मुझे थोड़ा मिस्ट्री वाला चाहिए, तो हमने मिस्ट्री वाला सब्जेक्ट सुनाया, ये जो रक्त वाला सब्जेक्ट, उसको पसंद आया, उसने बोला ठीक है हम बनाते ये फिल्म। तो वो फिल्म बनाना जब शुरू किया हम लोगों ने, तो फिल्म बनाने की शुरुआत में ही वो प्रोड्यूसर मतलब हार गया। शिवा को एक दूसरा आदमी मिला था जो फिल्म बनाना चाह रहा था, बाहर से था, जो फिल्म प्रोड्यूसर था ही नहीं, वो फिल्म बनाना चाह रहा था, तो उसको मिल गया, तो बोले कि मैं बनाऊंगा ये फिल्म। उसने ये फिल्म बनाई, तो उसने जब ये फिल्म बनाई तो हम लोगों ने बोला कि चलो ये फिल्म हम कंप्लीट करते हैं। हमने ये फिल्म बना करके इसको कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद हमारी तकलीफ क्या होता है ना कि हमारी लाइन ऐसी है, एक नया आदमी आता है तो उसको खा के निचोड़ने वाले लोग काफ़ी लोग मिल जाते हैं हमारी लाइन में। अरे ये आया, इसके पास बहुत पैसा है, इसके पास बहुत पैसा, सर आप क्या कर रहे हो, ये छोड़ो वो छोड़ो, ऐसे करने वाले लोग बहुत मिलते हैं। तो फिल्म जब तक हमारी कंप्लीट हुई तो बहुत अच्छी बनी, उसमें 1 रुपया मतलब कहीं किसी का छोड़ा नहीं, खर्चा किया, बराबर खर्चा किया। लेकिन जब फिल्म की रिलीज़ का वक्त आया तो वो प्रोड्यूसर ने बोला कि नहीं सर, ये फिल्म हो गई ना, आपका काम हो गया ना, तो आप अभी छोड़ दो, अब हम रिलीज़ करेंगे। तो हमने बोला कि भाई हमारा काम हो गया बराबर है, लेकिन वैसे तो हमारा करियर जुड़ा हुआ ना एज ए डायरेक्टर, तो आप ऐसे कैसे ये कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं सर आप ये कर दीजिए। फिर हमारे पास पावर था नहीं, हम कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने फिर फिल्म को रिलीज़ किया, पता नहीं कैसे रिलीज़ कर दिया, क्या कर दिया। पिक्चर की ऐसी की तैसी लोगों की बातों में आकर के बहक गए, गलत रास्ता अपना लिया, गलत रिलीज़ हुई। आज की डेट में आप अगर जो उसको ढूंढने जाओगे तो आपको कहीं पे मिलेगी नहीं ये फिल्म, इस पे नेट पे है ना, कहीं पर है ही नहीं वो फिल्म। तो बहुत बुरी रिलीज़ हुई। अगर जो वो फिल्म प्रॉपर रिलीज़ होती तो शायद चल जाती और हमारा ट्रैक बदल जाता। जी, हम तो यही उम्मीद करेंगे सर कि फिर से कोई अच्छी फिल्म आप लेकर के आए हैं सभी अपने चाहने वालों के लिए। और 2016 में फिर हमने देखा कि एक फिल्म आई, एक कहानी जूली की, और उसके बाद जो है आपका फिल्मों में थोड़ा रोल्स कम फिल्मों में दिखने लगे, और आप प्रधानमंत्री करके एक सीरियल टेलीविज़न पर आता था, वीपी मेनन जी का किरदार आपने अदा किया, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के काफ़ी ख़ास माने जाते थे। बहुत अच्छा किरदार आपने अदा किया था। और एक महाभारत में जो आपने, महाभारत का था, महाभारत में उसमें वीपी मेनन जी के किरदार के लिए क्या खास तैयारी आपने की थी? उसके लिए तैयारी में सिर्फ ये था कि मैंने मूछें बढ़ाई हुई थी, तो मूछें निकालनी पड़ी, सब करना पड़ा, ये सब करना पड़ा। थोड़ा सा गेटअप के हिसाब से थोड़ा सा मेकअप को थोड़ा सा डार्क रखना पड़ा, और साउथ के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, मेरे बाल जो थे उसको मतलब ऐसा बाकायदा सेट करके, वैसे ही कम बाल थे मेरे, तो वो कम बाल जो थे उसको साइड में से ऐसा लेकर के उसको मतलब वो लुक वाइज उसको चश्मा क्या देना है, कपड़े कैसे देना है, वो तो सब वो कास्टिंग डायरेक्टर्स और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स ही करते हैं वो सब तो उन्होंने वर्क किया ही हुआ था। परफॉर्मेंस वाइज जो था उसमें मुझे थोड़ा सा मतलब वो सुलझे हुए जो लोग होते हैं उसका परफॉर्मेंस देना था, तो वो मुझे परफॉर्म करना था। और वो वीपी मेनन का जो थे कि उनका ये तरीका है बैठने का, ये तरीका है चलने का, ये उन्होंने मुझे बता के रखा था कि थोड़ा सा ये आप प्रैक्टिस करना। तो वो थोड़ा सा मैंने प्रैक्टिस किया हुआ था कि ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही बैठेगा, और ऐसे बैठ करके ऐसे देखेगा, और कैसे बात करेगा, वो सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बता के रखी थी, तो उसकी मैंने प्रैक्टिस की थी। वो वर्कशॉप मुझे अपने आप में करनी पड़ी। उनके फिर बाद में जाकर के मैंने पे देखा कि वीपी मेनन जी कैसे दिखते थे, वो क्या करते थे, कैसे बैठते थे। कोई न्यूज़ रील में कहीं पर उनके बोलने का तरीका तो था ही नहीं, तो वो कैसे पकड़ें, क्या करें, समझ में नहीं आता था। तो वो मैंने अपने हिसाब से थोड़ा सा मैच्योर्ड लेवल पे कैसे परफॉर्मेंस होना चाहिए, वो अपने हिसाब से मैंने किया उसमें।
जी, और इसके बाद काफ़ी सारे टीवी सीरियल्स भी आपने किए। आदि जी, चलते चलते हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे? मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आप लोगों ने मुझे आज तक प्यार दिया है, इससे ज़्यादा प्यार दें, बिकॉज जैसे उम्र बढ़ती है उस वक्त प्यार की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। तो प्यार और देते रहें, मुझे और इस तरह से याद करते रहें, ताकि मैं आपके लिए फिल्मों में आता रहूं, आप लोगों को एंटरटेन करता रहूं। इस तरह से विविध भारती को मैं कहना चाहूँगा कि आप मुझे बुलाते रहें और लोगों के सामने मुझे प्रस्तुत करते रहें इसी तरह। आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स हैं तो आप बता सकते हैं हमारे श्रोताओं को उनके बारे आने में। वाली एक वेब सीरीज़ है जो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, जो एक नए OTT प्लेटफॉर्म के लिए शुरू होने वाली है। वो OTT प्लेटफॉर्म का नाम अभी मैं नहीं कहूँगा, बिकॉज लॉन्च अभी तक हुई नहीं है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ वो वेब सीरीज़, और ये एक प्रोजेक्ट है। दूसरी 2 फिल्में हैं। एक किसान की बेटी फिल्म का नाम है, छोटे बजट की फिल्म है, एक किसान की बेटी है। फिर एक और फिल्म है जो थोड़े से बड़े लेवल पे है, थोड़ा सा हिस्टोरिकल टाइप की फिल्म है। महाराणा प्रताप वो नहीं, थोड़ा सा बाजीराव और ये जो है ना, उस दरमियान की एक हिस्टोरिकल फिल्म है जी। एक वो फिल्म कर रहा हूँ, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं है, टाइटल याद नहीं है मुझे। ये 2 प्रोजेक्ट अभी एज ऑफ नाउ मैं कर रहा हूँ। और एक सीरियल आई थी मेरी मुस्कान रिसेंटली, जिसमें मैंने काम किया था। उससे पहले कसौटी ज़िंदगी की जो सीरियल थी एकता जी की, वो मैंने की थी। तो वो सब चल रहे हैं मेरे प्रोजेक्ट। श्रोताओं, तो ये थी खास मुलाकात जाने माने सिने अभिनेता आदि ईरानी जी से। आदि ईरानी जी को आने वाले जो उनके बहुत सारे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं, और अगर कोई आने वाली फिल्में हैं तो उनके लिए भी हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। और इसी वादे, इसी इरादे के साथ कि आदि जी एक बार फिर हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाएंगे। आप जब भी बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा। फिर होंगी इसी तरह से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी सी गुफ्तगू, थोड़ी सी मुलाकात। मेरे तरफ से आप सभी को इस विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहें आप लोग, टेंशन ना लें। जो मैंने कहा था, प्लीज़ खुश रहें और ज़िंदगी बिताएं खुशी से। जी, और आदि जी को भी एक बार फिर बहुत सारी शुभकामनाएं, और आने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स की भी। लेते हैं विदा। आदि जी, बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू। अभी आपने सुना अभिनेता आदि ईरानी से संगीता श्रीवास्तव की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। इस कार्यक्रम की तकनीकी सहयोगी थी वंदना ठाकुर। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जुबैर खान ने। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।